डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ पूजा, और आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं आप ही का अपना कार्यक्रम सामाजिक सरोकार, जो संयुक्त तत्वाधान का प्रयास है शहर के प्रमुख अखबार अमर उजाला और साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज का। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कोविड वैक्सीन की। हमारे स्टूडियो में 2 पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तहे दिल से अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर अरुण प्रताप सिकरवार जी का, जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एट फैकल्टी ऑफ साइंस दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा। साथ ही साथ डॉक्टर साहब PhD हैं बायोकेमिस्ट्री में। आप इसके साथ न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं, जिसे हम ब्रेन बायोलॉजिस्ट भी कहते हैं। आपके पास कई साल का बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है एज एन इंटरेस्ट ऑफ साइंस पॉपुलराइजेशन बाय द मीन्स ऑफ कई सारे न्यूज टीवी चैनल्स, साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स और अब कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी। डॉक्टर अरुण प्रताप सिकरवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन पे। धन्यवाद। हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर विवेक गुप्ता का। डॉक्टर साहब PhD हैं बायोटेक्नोलॉजी में। साथ ही साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता रिसर्च साइंटिस्ट हैं एट डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज आगरा। डॉक्टर साहब के पास 13 साल का बेहतरीन एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ ड्रग डिस्कवरी। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? आप लोग आज एक्सपर्ट्स हैं, कोविड वैक्सीन पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल ये करती हूँ, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में आके? ये बहुत ही अच्छी अनुभूति है और हमें अच्छा लग रहा है कि आज समाज के लिए हम कुछ अच्छा मैसेज दे पाएँ कोविड से रिलेटेड अलग अलग इश्यूज़ का, जिससे कि समाज में कोई भी भ्रांतियाँ और कन्फ्यूजन वो कम से कम रहें और समाज के लिए भला हो। और हम उम्मीद करते हैं कि साल 2021 में ये कोविड मनुष्य के कंट्रोल में रहेगा और इससे निजात मिल पाएगी। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप हमारे स्टूडियो में आकर, और कोविड वैक्सीन पर आज हम लोग बातचीत करेंगे? निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने भी अब जो कोरोना की वैक्सीन है उसको भी लगभग लॉन्च करने जा रही है, और बहुत सारी भ्रांतियां हैं आम जो जनता है कि उन्हें वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। इसी विषय में हम लोग यहाँ कुछ वार्ता करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने भी आप लोगों को एज अ पैनलिस्ट अपने स्टूडियो में इसीलिए बुलाया है बिकॉज आप लोगों से हमें सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी इस कोविड वैक्सीन से संबंधित। बहुत सी भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। तो आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं, सवाल जवाब शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। डॉक्टर अरुण प्रताप सिकरवार जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि बहुत ही आम भाषा में हमारे श्रोताओं को समझाइए कि ये कोविड वैक्सीन है क्या? जैसा कि देखा गया है कोविड-19, जिसमें 19 का मतलब है 2019 में ये सबसे पहली बार पाया गया था वुहान सिटी चाइना में। इसके बाद पूरा 2020 साल इसे बीमारी को पेंडेमिक रूप लेने में, और जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग जिनकी डेथ हुई और कितने लोग इन्फेक्ट हुए, और इसकी वजह से बहुत सारा जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, इमोशनली हर लेवल पे इससे मानव जाति के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पिछली शताब्दी में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा एक एनिग्मा या बहुत बड़ा टफ सिचुएशन था ह्यूमंस के लिए कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तभी इसे महामारी का नाम दिया तभी से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 11 मार्च को पेंडेमिक डिक्लेयर किया। इसके तुरंत बाद 2 लेवल पर इसे कंट्रोल करने की जरूरत थी। एक तो थेरेपेटिक, जो बीमार होते जा रहे थे उन लोगों को बचाना है, उसके लिए ड्रग रीपर्पजिंग, क्योंकि इमीडिएटली या जल्दी से जल्दी कोविड के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। उसके लिए जैसे रेमडेसिविर एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एंड देयर सेवरल अदर मेडिसिन, जिन्हें कैसे भी करके कंट्रोल किया और लोगों को ठीक कराया। इसके अलावा एट द सेम साइड जुलाई अगस्त के बाद से कुछ वैक्सीन बना लिए गए थे बहुत जल्दी में, और उनके क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुए। अभी दिसंबर तक करीब 8 या 9 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल वो पास हो गए हैं, और इसी तरह से भारत में भी 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया जा चुका है इमरजेंसी पर्पस के लिए। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के लिए ये वैक्सीन अवेलेबल होंगी, और इस तरह से वैक्सीन से हम उन लोगों को बचा पाने की कोशिश करेंगे जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए, सो दैट उनके लिए इन्फेक्ट होने के चांसेस और बीमार होने के चांसेस
कम से कम हो। तो वैक्सीन तब दी जाती है, उस पूल को दी जाती है जबकि हमें उन लोगों को सेफ रखना होता है। जैसा कि हम पोलियो के केस में या दूसरी मीजल्स, रुबेला और बहुत सारी डिजीज के लिए जो बच्चों में टीकाकरण होता है, इसी तरह से ये एक कोविड वैक्सीन के लिए चलेगा। ये टीकाकरण दुनिया में अपना सबसे बड़ा होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कई ज़्यादा करोड़ होंगे और ये एक मेगा इवेंट होगा जब ये टीकाकरण कराया जाएगा कोरोना वायरस के अगेंस्ट। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, हम आपसे रूबरू होना चाहेंगे। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन भारत में लॉन्च हो चुकी। इन दोनों की क्या कोई साइड इफेक्ट्स हैं? बहुत भ्रांति है इस वक्त हमारे समाज में कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं। क्या ये हैं, नहीं हैं तो क्या है? नहीं, ये जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, जैसे आपको पता होगा कि हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उनको अप्रूव किया है। और अप्रूवल किसी भी वैक्सीन को तभी मिलता है, जो इमरजेंसी अप्रूवल है यहाँ पे हम कह सकते हैं, और अप्रूवल किसी भी वैक्सीन को तभी मिलता है जब वो पूरी तरह से सेफ़ हो। तो ये दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अभी फ़िलहाल उनके पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, मामूली कहीं हल्का सा दर्द और माइल्ड फीवर इसमें हो सकता है जिसमें वैक्सीन दिया जाए, लेकिन अभी तक इनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो अभी तक मिला नहीं है। तो ये पूरी तरीके से सेफ़ हैं और आम पब्लिक को और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं तो इनके लिए रिकमेंड किया गया है। तो ये जो डॉक्टर साहब न्यू स्ट्रेन आया है, क्या ये वैक्सीन उसमें भी इफेक्टिव है, उसमें भी काम करेगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि अभी बहुत ज़्यादा आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन जितनी भी वैक्सीन बना रही कंपनियां हैं, लाइक भारत बायोटेक है जो कोवैक्सीन के लिए है, और कोविशील्ड है, मॉडर्ना है, स्पुतनिक है, फाइजर है, ये सारे के सारे जो वैक्सीन हैं, हमारे जो न्यू स्ट्रेन अभी जो आए हुए हैं यूके है में जो मिला है और जो भारत में भी मिला हुआ है, उसके लिए उतनी ही कारगर हैं जितनी कि जो आम स्ट्रेन है। तो हम कह सकते हैं कि जो वैक्सीन है वो पूरी तरीके से जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उनके लिए भी और जो नॉर्मल स्ट्रेन है SARS-CoV-2 के दोनों के लिए ही प्रभावशाली है और सेफ भी है। हाँ, बिल्कुल अभी तक साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से सेफ है। तो डॉक्टर अरुण प्रताप जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि क्या ये वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी या किस तरह से दी जाएगी? आपने ही जिक्र किया था अभी, तो थोड़ा डिटेल में हमारे श्रोताओं को बताइए। क्योंकि भारत देश की जनसंख्या करीब 140 करोड़ है, तो अगर देखा जाए लॉजिस्टिकली तो ना ही एक साथ वैक्सीन सभी को दिया जा सकता है और ना ही इसका प्रोडक्शन संभव है। तो अब ओनस ये जाता है कि अब हम एक सेलेक्टिव ग्रुप को पहले रेडी करें और फिर फेज बाई फेज दूसरे ग्रुप को एड अपॉन करते जाएं। तो अभी प्रेजेंटली जो सबसे ज्यादा जरूरत है कोविड वैक्सीन देने की, वो है फ्रंटलाइन वर्कर जो मेडिकल साइड से बिलोंग करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल्स, लैब असिस्टेंट एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लोग। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस, हमारी तीनों सेनाएं, और इसके अलावा पुलिस और जो भी से रिलेटेड सफाई कर्मचारी, ऐसे लोगों को किया जाएगा। भारत में करीब 75 लाख लोग मेडिकल सिस्टम से जुड़े हुए हैं और ऐसे मिला के करीब 30 करोड़ लोगों को ये डिटेक्ट किया गया है या उन्हें माना जा रहा है कि उन्हें अगले जुलाई या अगस्त महीने तक ये वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए कोविन COWIN एक ऐप बनाने की तैयारी हो रही है और वो अभी जल्द ही लॉन्च होगा प्रधानमंत्री कार्यालय से। वो कोविन पे जाके लोग अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अपने मोबाइल नंबर और कोई भी प्रूफ लेके, जैसे आधार कार्ड हुआ, और ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास एक रिपोजिटरी है उन सभी नाम की, और उन्हें पर्टिकुलर पीरियड के बाद, प्रोबेबली 2nd वीक ऑफ जनवरी के बाद, उन्हें एक पर्टिकुलर लोकेशंस पर बुलाया जाएगा और वहाँ पे उन्हें जैसे आधा घंटे पहले जाना होगा सो दैट दे कैन फील कंफर्टेबल। और ये दोनों ही वैक्सीन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, तो ये बाहों में जो बाइसेप्स मसल होती है वहाँ पर इंजेक्ट की जाएंगी और वैक्सीन लगाने के बाद वहाँ पर करीब आधा घंटे डॉक्टर के निगरानी में वहाँ रहना होगा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये जो वैक्सीन का अप्रूवल है वो इमरजेंसी अप्रूवल है।
इट इज़ नॉट कंप्लीट अप्रूवल। जैसे कि छोटे बच्चों में ओरल पोलियो वैक्सीन है, वो कंप्लीट अप्रूवल है, वहाँ पे एक डॉक्टर की नज़र की जरूरत ही नहीं है, अगर ड्रॉप ला दी वैक्सीन की उसके बाद जरूरत नहीं है। लेकिन कोविड वैक्सीन के केस में उसे अंडर सुपरविजन रहना होगा और आधे घंटे के बाद घर जाने के बाद भी वो डॉक्टर्स के संपर्क में रहेंगे या डॉक्टर उन्हें फ़ोन करके पूछता रहेगा रैंडमली कि आपको कोई सिम्टम तो नहीं है। ये तय है पहले से ही कि जब भी वैक्सीन दी जाती है तो शरीर में एक माइनर, क्योंकि आप इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम को आप जगा रहे होते हैं उस कोविड के अगेंस्ट, तो माइल्ड फीवर का आना और जहाँ पर सुई लगती है वहाँ पर थोड़ा बहुत स्वेलिंग आना, क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, और थोड़ा डिजीनेस होना या फिर मसल पेन, माइल्जिया होना, ये एक माइनर सिम्टम है और इसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसा होगा भी तो भी ये हमें नज़रअंदाज करना ही होगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा ऐसे कोई सिम्टम होने नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीन के ट्रायल 1 एंड ट्रायल 2 में सेफ्टी, एफिकेसी एंड एंटीजेनेसिटी का ऑलरेडी एक लेवल से ऊपर जा चुके हैं, तो ऐसा ह्यूमंस में भी पाया नहीं गया है, तो ऐसे कोई एडवर्स सिम्टम भी नहीं होंगे। तो इस तरह से फेज वाइज पहले वो 30 करोड़ लोगों को कंप्लीट किया जाना है अगले 5-6 महीने, फिर उसके बाद सारे लोगों को ऐड कर लिया जाएगा इस वैक्सीन प्रोग्राम में। तो आपने बहुत ही आसान शब्दों में हमें ये बताया कि जैसे आरोग्य सेतु ऐप सभी लोगों ने डाउनलोड किया था अपने मोबाइल में और उससे अपने मोबाइल नंबर और आधार को लिंक किया था, वैसे ही हमें ये आपने ऐप का नाम बताया जो लॉन्च होगा। हाँ, COWIN, कोविन। आरोग्य सेतु की तरह से ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसमें बायोमेट्रिक डेटा रहेगा और ये बहुत ही एक एरर प्रूफ और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऐप डेवलप किया जा रहा है जिसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होंगे। और कोविन ऐप का पूरा ये ध्यान रहेगा कि किसी भी व्यक्ति जो कि रजिस्टर किया है वो छूटे भी ना, और कोई भी व्यक्ति कम से कम 1 से ज़्यादा बार वैक्सीन ना भी ले। सो इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ स्टेप्स जो ये तय करेगा कि वो पर्टिकुलर लोगों के पास वैक्सीन पहुँचे। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इस वैक्सीन के अलग अलग शॉट्स हमें लेने होंगे पूरी तरह से ठीक होने के लिए किस तरह से ये वैक्सीन दी जाएगी? फिलहाल जो आप शॉट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे कोविशील्ड और कोवैक्सीन के फिलहाल 2 शॉट लेने होंगे और एक पहला शॉट लेने के बाद करीब 28 दिन पे दूसरा शॉट मिलेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक शॉट लेते हैं तो शुरू में आपकी जो बॉडी की जो एंटीबॉडी बननी है वायरस के अगेंस्ट में वो माइल्ड बनेगी, काफ़ी हल्का बनेगा, और जबकि दूसरा जो शॉट्स है वो एंटीबॉडी को और ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा। तो अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन आपको वायरस से चाहिए तो दोनों शॉट ज़रूरी है, और दूसरा शॉट लेने के बाद करीब 14 दिन के बाद हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि प्रॉपर एंटीबॉडी वायरस के अगेंस्ट में बन रही है। हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता जी आपसे कि क्या वैक्सीनेशन लेने के बाद भी हमें SMS का पालन यानी कि सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहन के रहना है? बिल्कुल करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटीबॉडी बनने के बाद भी हम पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम वायरस से मुक्त हो गए हैं। हाँ, जरूर है कि वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है। लोगों का कई बार ये भी सवाल आता है डॉक्टर साहब हमारे पास कि क्या अब हमें ताउम्र ये मास्क लगा के रहना ही होगा? हाँ, अभी तो ये दिक्कत जरूर बनी हुई है जब तक वायरस है, क्योंकि वैक्सीन आने के बाद भी इसका फर्दर जो है एनालिसिस करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनालिसिस करेगी अलग अलग में कि इसकी कितनी एफिकेसी है। बिल्कुल, और आई थिंक ये मास्क लगाना बहुत अच्छा भी है, बेहतर भी है, बिकॉज हम बाकी और वायरसेस और फ्लू से बचे रहते हैं, नॉर्मल खांसी जुकाम से हम बचे रहते हैं, इन्फेक्शन से बचे रहते हैं, और साथ ही साथ आजकल तो आपने और हमने भी देखा है भाई इतने खूबसूरत मास्क लेडीज पहन के अपनी ड्रेस से मैचिंग आती है। मैं ये एड पॉइंट करना चाहूँगा कि मास्क लगाने से जो मेन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, एटलीस्ट उसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या 5 या 10 माइक्रोन साइज के जो वेहिकुलर शूट से, उनके स्मोक से होते हैं, एटलीस्ट वो कम से कम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जा रहा है। लंग्स की बीमारी नहीं होगी, लंग्स की बीमारियों का एक हद तक काफ़ी कंट्रोल है। और एक स्टडी और देखा गया है कि अभी ट्यूबरक्लोसिस का जो इंसिडेंस है वो कम हुआ है इनडायरेक्टली, क्योंकि इससे जब हम मास्क यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी
अपने अंदर के माइक्रोबायोटा को दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाने दे रहे हैं और दूसरे वाले को अपने पास नहीं आने दे रहे हैं। सो इट्स लाइक अ बैरियर इन बिटवीन टू पीपल। और बाहर का पॉल्यूशन भी हमें इफेक्ट पॉल्यूशन भी है। सो इसके एडवांटेज भी हैं। बिल्कुल। और जब तक ये पेंडेमिक ख़त्म नहीं हो जाता और ऐसा कोई आगे चल के डर नहीं होता है, मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आती, सो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम मास्क पहनते रहें। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो वैक्सीनेशन है कोरोना के खिलाफ, क्या ये प्रेग्नेंट वुमेन्स, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और छोटे बच्चों के लिए सेफ है? जैसा कि आपको पता है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ये 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है इमरजेंसी यूज के लिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। और बेसिकली जो वैक्सीन है ज़्यादातर ये करीब 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं उन पे ही लगनी है, और बच्चों में अभी ज़्यादा स्टडी हुआ नहीं है, तो अभी शुरू में बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं या ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स हैं उनके लिए भी ये रिकमेंडेड है। तो इसकी जो सेफ्टी है, एफिकेसी को देख के ही ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूव किया हुआ है। डॉक्टर अरुण प्रताप जी, क्या आप इस बात में कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? क्योंकि ड्रग ट्रायल 1 जब होता है किसी वैक्सीन का, उसमें करीब कुछ 100 लोग लिए जाते हैं। ऐसे ही फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ वैक्सीन, उसमें करीब 1000 के आसपास लोग होते हैं, और ड्रग ट्रायल 3 वैक्सीन में करीब 20,000 या 25,000 या इससे कहीं ज़्यादा लोग होते हैं। अगर देखा जाए इसका, जब स्टैटिस्टिकल डेटा लेके जब हम इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं, जब एडल्ट्स और कोमॉर्बिड पीपल जिनमें एक से ज़्यादा कोई बीमारी है, उनमें क्योंकि सेफ्टी ये पाई जा रही है और पाई जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास भी है ये वैक्सीन का, तो ये माना जा सकता है कि लोअर एज और यंगस्टर्स में भी ये वैक्सीन काम कर रहा होगा। और वैसे ये पाया जाता है जनरली कि चिल्ड्रंस में इम्यूनिटी थोड़ा बेटर होता है, तो और चिल्ड्रंस दे आर नॉट ऑन देयर ओन, वो पब्लिक में उतना बाहर भी नहीं जाते क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो उनका ऑलरेडी एक रेशियो में एक्सपोजर वायरस के अगेंस्ट होना ऑलरेडी कम है, क्योंकि वो बच्चे दे आर सपोज टू बी एट द होम, राइट? और एडल्ट या उन्हीं लोगों को बाहर जाना होता है। सो मेरे ख्याल से आगे चल के ये डेटा आ जाएगा और छोटे बच्चों को भी इस प्लान में ऐड किया जाएगा वैक्सीन देने के लिए। जी। आपका कहना ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और खासतौर से प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ये सेफ है, लेकिन छोटे जो बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे, उन पर अभी काम चल रहा है कि उनके लिए ये वैक्सीन सेफ है या नहीं, और आने वाले समय में इसकी भी पुष्टि जल्द ही हो जाएगी। जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में बताइए, जैसे जो हाई बीपी पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं और डायबिटिक पेशेंट जो हमारे बुजुर्ग हैं, क्या उनके लिए ये वैक्सीनेशन सेफ है? जी, उसके लिए है, और ऑलरेडी जो ग्रुप अभी आइडेंटिफाई हुआ है 30 करोड़ लोगों के लिए, उसमें 50 साल या इससे ज्यादा वाले सारे लोगों को लिया गया है, मेल फीमेल को, क्योंकि इन ओल्ड एज इम्यूनोलॉजी एक इंसान में थोड़ी सी कम होती जाती है, तो उन्हें ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है। 50 साल से ऊपर के सभी लोगों को इसमें ऐड किया गया है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि क्या इनडायरेक्टली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको अगर वैक्सीन हम देते हैं, और तो क्या इनडायरेक्टली उनके बच्चों को वो वैक्सीन नहीं मिल जाएगी? ऐसे ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनको वैक्सीन दी तो उनके थ्रू उनके बच्चों को मिल जाएगी? ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि अभी लास्ट के 5-6 महीने में ही सब कुछ डेटा कलेक्ट किया गया है, और मेरे ख्याल से अभी ऐसा कोई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ है जिसमें पैसिव इम्यूनिटी, जिसे आप कह रहे हैं, जिसमें माँ के दूध के साथ बच्चे को इम्यूनिटी चली जाए, इस तरह पैसिव मोड ऑफ एंटीबॉडी ट्रांसफर जो मदर से बेबी के लिए जाए, ऐसा कोई पेपर रिसर्च आर्टिकल अभी तक आया नहीं है। और अभी इस बारे में ये कहना बहुत ही जल्दी होगी कि हम ये कह दें कि मदर के थ्रू उसके बच्चे को भी ये इम्यूनिटी पास ऑन हो जाए। अगर ऐसा होता है तो अच्छा होगा, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जी। लेकिन एक दूसरी तरह की वैक्सीन, एडेबल वैक्सीन, एक कैटेगरी होती है। एडेबल वैक्सीन जो जैसे मॉडर्ना एंड फाइजर, वो दोनों ही mRNA बेस्ड वैक्सीन है, जिसमें एक mRNA मॉलिक्यूल होगा जो स्पाइक प्रोटीन्स को कोड करता है, वो हमारे शरीर में जाएगा और हमारी शरीर की मानव सेल के अंदर जाके ट्रांसलेशन एक प्रोसीजर होता है, उससे mRNA से प्रोटीन बन जाएगा, और वो प्रोटीन फिर इम्यून सिस्टम उसे पहचान के अपना एंटीबॉडी बना लेगा। अब अगर यही जीन को अगर किसी प्लांट में, जैसे टोमेटो या फिर टोबैको, जिसमें ऑलरेडी एडिबल वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं कई दूसरी
डिजीज के लिए, उस पर भी एक रिसर्च अभी जारी है। कुछ लैब बना रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में ही वो जीन का पार्ट इंसर्ट कर दिया जाए और फिर वो फूड के थ्रू पब्लिक इम्यूनाइज्ड होता जाए। बहुत बेहतर। तो ये एडिबल वैक्सीन का भी प्रपोजल आ चुके हैं और कई लैब स्टार्ट भी हो गए इस तरह के काम करने में कोविड वैक्सीन के लिए। और अगर अगले साल या 2021 में अगर ऐसा आता है तो वो एक और अच्छी चीज़ होगी। अल्टीमेटली कोविड को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया के सभी 200 देशों में है, तो इसे हमें मल्टीपल तरीके से कंट्रोल करना है और हमें एक सिस्टम में इसे निजात पाने के लिए एक हर्ड इम्यूनिटी के लेवल पर लाना है। इसलिए वैक्सीन कोई एक ए हो या बी या सी, कोई भी वैक्सीन सही, कोई भी कंट्री में सही, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इम्यूनाइज्ड कर देना है कोविड के लिए, सो दैट अगर लास्ट के 10-20% लोग रह भी जाते हैं वैक्सीन लेने के लिए, तो हर्ड इम्यूनिटी के थ्रू उनके पास वायरस पहुंचने के लिए ट्रांसमिशन का रेट ऑलरेडी कम से कम हो जाए। यही हर्ड इम्यूनिटी में पढ़ा जाता है क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में। सो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को हम इम्यूनाइज करेंगे तो जो छोटा मोटा लोग रह भी गया है वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि वायरस वहां तक पहुंचने के लिए असंभव रहेगा। और जो आपने जिक्र किया एडिबल वैक्सीन, ये तो बहुत ही बेहतर है। अगर हमारी सब्जियों में ही ये जीन्स को डाल दिया जाए और लोग उसको कॉमन पीपल, हर आदमी, हर व्यक्ति उसको खाएगा, उसके अंदर डेफिनेटली इम्यून स्ट्रांग होता चल। तो आप सभी श्रोताओं से हमारी दरख्वास्त है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये हमारे भारत में आ चुकी हैं वैक्सीन्स और इनके ऊपर ट्रायल्स भी हो चुके हैं। ये बिल्कुल सुरक्षित है। सरकार आपसे जब भी कहे प्लीज इन वैक्सीन्स का जरूर आप इस्तेमाल करें, अपने आप को इम्यूनाइज कराएं और साथ ही साथ SMS का पालन, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम सभी से कहा है, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन लगातार करते रहिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं अपने स्टूडियो में आए दोनों पैनलिस्ट का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। सबसे पहले मैं डॉक्टर अरुण प्रताप सिकरवार जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ साइंस दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा में, साथ ही साथ वो एक ब्रेन बायोलॉजिस्ट भी हैं और डॉक्टर साहब ने हमें इतनी बेहतरीन जानकारी दी एज अ साइंटिस्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद पूजा जी। हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता जी जुड़े, जो हैं PhD इन बायोटेक्नोलॉजी, साथ ही साथ डॉक्टर साहब रिसर्च साइंटिस्ट हैं एट द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज आगरा।